नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारी ये व्याख्यान माला भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में चल रही है और हमने अभी तक संविदा की मूलभूत बातें सीखी है और संविदा क्या है इसका परिचय हमने किया है इस चर्चा के दौरान। और अभी वर्तमान में हमारा जो चर्चा है वह है विधिमान्य प्रतिफल के आवश्यक तत्व। पहले हमने प्रस्ताव पढ़ा, अब हम प्रतिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब प्रतिफल किस तरह का होता है, पिछले व्याख्यान में हमने धारा 10 पढ़ी थी और 10 के बारे में हमने 10 के आवश्यक तत्व के बारे में हमने चर्चा की और उसमें हमने ये देखा कि शब्द आया था प्रतिफल, और प्रतिफल कैसा, विधिमान्य। विधिमान प्रतिफल के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, उनमें से हम बिंदुवार उनका वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। और पहला जो तत्व आता है वह है विधिमान प्रतिफल के आवश्यक तत्व, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन। क्या है इंपॉर्टेंट एलिमेंट? पहला एलिमेंट है वचनदाता की इच्छा पर। किसकी इच्छा पर? वचनदाता की। वचनदाता की इच्छा पर या एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। अब आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वचनदाता किसे कहते हैं या प्रोमिजर किसे कहते हैं। संविदा में वह पक्ष जो आगे बढ़कर किसी वचन की उद्घोषणा करे और कहे कि मैं ये कार्य करूंगा और बदले में अगले व्यक्ति की सहमति चाहे, तो वह व्यक्ति कहलाता है प्रोमिजर या वचनदाता। अब विधिमान्य प्रतिफल के लिए जो पहला बिंदु है वह है वचनदाता की इच्छा पर, यानी प्रतिफल जो है वो किसकी इच्छा पर आ रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि संविदा में दो पक्ष होते हैं साधारणतः, पहला वचनदाता और दूसरा वचन ग्रहीता, प्रोमिजर और प्रोमिजी। अब जो व्यक्ति वचन दे रहा है उसकी इच्छा पर होना चाहिए क्या? प्रतिफल। अब वचनदाता की इच्छा क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं एक बार। कार्य या प्रवृत्ति, कार्य या प्रवृत्ति ऐसी हो जो वचनदाता की इच्छा पर की गई हो। कार्य या प्रवृत्ति कैसी हो? ऐसी हो जो वचनदाता की इच्छा पर की गई है। वचनदाता चाहता है कि वचन ग्रहीता कोई काम करे या किसी काम को करने से प्रवृत्त रहे या उस काम को करने से दूर रहे। ये ऐसी इच्छा कौन कर रहा है? ऐसी इच्छा कर रहा है वचनदाता। वचनदाता कार्य या प्रवृत्ति ऐसी हो जो वचनदाता की इच्छा पर की गई हो, अर्थात पर व्यक्ति की इच्छा पर नहीं होनी चाहिए। यानी संविदा में जो वचनदाता है उसी की इच्छा पर कोई कार्य या प्रवृत्ति होनी चाहिए। किसके द्वारा? वचन ग्रहीता के द्वारा। दूसरे व्यक्ति को दखल की इजाजत पहला बिंदु नहीं दे रहा है। अब हम एक केस लो देख लेते हैं जिससे थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा कि वचनदाता की इच्छा क्या है। केस है अब्दुल अजीज बनाम या वर्सेस मासूम अली, AIR 1914। अब्दुल अजीज बनाम मासूम अली, AIR 1914। इस केस में इस पहले बिंदु को स्पष्ट किया गया है, तो एक बार इसके वाद के तथ्यों को संक्षिप्त देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रतिवादी ने मस्जिद मरम्मत हेतु 500 रुपए दान देने का वचन दिया। किसने? प्रतिवादी ने। प्रतिवादी ने 500 रुपए वादी को मस्जिद के मरम्मत के पेटे दान करने का वचन दिया। अब हुआ क्या? वादी ने बिना कार्य आरंभ किए ही चंदा या डोनेशन पाना चाहा। वादी ने कोई काम आरंभ नहीं कराया और वादी ने ये इच्छा जाहिर की कि प्रतिवादी उसे वो 500 रुपए दे जो उसने वादा किया है। अब प्रश्न ये आया कि क्या वादी प्रतिवादी से 500 रुपए वसूल कर सकता है बिना काम को आरंभ करवाए? तो न्यायालय ने इस मामले में
प्रतिवादी का पक्ष लिया और वादी को यह कहा कि जब तक वह काम शुरू नहीं करवाता है प्रतिवादी से 500 रुपये प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अर्थात वादी की ये जो कोशिश थी या प्रयास था वह सफल नहीं हुआ। वादी चाहता था कि प्रतिवादी उसे 500 रुपये पहले अदा करे और वह काम बाद में चालू करवाए, लेकिन वाद के तथ्यों से न्यायालय सहमत नहीं हुआ और वादी का वाद नहीं चल पाया। आगे देखते हैं। उक्त प्रकार का वचन एक तरफा वचन होता है। वचनदाता की इच्छा पर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसरी, ये किस तरह का वचन है? ये एक तरफा वचन है। इसे यूनिलैटरल प्रॉमिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिलैटरल प्रॉमिस, एक तरफा वचन। अब इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपनी तरफ से वचन देकर दूसरे से कुछ करवाना चाहता है। कौन? वचनदाता। वचनदाता एक वचन देता है और उस वचन की इच्छा क्या होती है? उस वचन के देने की इच्छा होती है कि वह दूसरे व्यक्ति से, जिसे प्रतिग्रहीता कह रहे हैं, उससे कुछ करवाना चाहता है। तो ये किस तरह का वचन हुआ? ये यूनिलैटरल या एक तरफा वचन हुआ। इसमें प्रतिग्रहीता या वाद का दूसरा संविदा का दूसरा पक्षकार कुछ नहीं कर रहा है, वो मौन है। वचनदाता खुद चलकर जाता है और ऐसी इच्छा जाहिर करता है कि प्रतिग्रहीता कुछ कार्य करे या कुछ कार्य को करने से प्रवृत्त रहे, अर्थात दूर रहे। अब पहला बिंदु हमने देखा, उक्त प्रकार का वचन एक तरफा या यूनिलैटरल होता है और इसमें व्यक्ति अपनी तरफ से वचन देकर दूसरे से कुछ करवाना चाहता है। आगे देखिएगा, दूसरा व्यक्ति कार्य करने हेतु आबद्ध नहीं होता। दूसरा व्यक्ति कार्य करने हेतु आबद्ध नहीं होता क्योंकि वह अपनी ओर से कोई वचन नहीं देता। दूसरा व्यक्ति कार्य करने के लिए आबद्ध नहीं होता। अर्थात ये कि ए बी से कहता है कि आप मेरे लिए 1 घंटा खेत पर काम करें। अब ये वचन, ये जो शब्द है, ये वचनदाता कह रहा है और जो प्रतिग्रहीता है या वाद का दूसरा पक्षकार है, संविदा का दूसरा पक्षकार है, वह कुछ नहीं कर रहा है। अब प्रश्न आया कि ए ने जो वचन उसे कहे कि आप मेरे लिए 1 घंटा खेत पर काम करें, बदले में मैं आपको 500 रुपये दूंगा। तो प्रश्न ये आया कि इस वचन से दूसरा पक्ष क्या आबद्ध होगा? तो जवाब आता है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संविदा के दूसरे पक्ष ने कुछ कहा ही नहीं है, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, इसलिए वो आबद्ध नहीं होगा। आगे देखते हैं, क्योंकि वह अपनी ओर से कोई वचन नहीं देता। आगे देखिएगा, लेकिन वचनदाता के कहे अनुसार कर दे तो वचनदाता आबद्ध हुआ। अब प्रश्न ये आया कि वचनदाता कब आबद्ध है? ए ने बी से कहा आप मेरे लिए मेरे खेत पर 1 घंटा एक नियत काम करें। अब हुआ क्या? जो बी था उसने ए के कहे अनुसार वह कार्य कर दिया। तो प्रश्न आया कि क्या ए आबद्ध होगा? तो जवाब आता है जी हाँ, ए आबद्ध होगा, क्योंकि ए के प्रेरणा पर ही बी ने वह कार्य किया है, जबकि बी ने अपनी तरफ से कोई वचन नहीं दिया था या कोई वादा नहीं किया था। आगे देखिएगा, उसका कार्य एक ही समय वचन का प्रतिग्रहण भी है और प्रतिफल भी है। किसका? संविदा के दूसरे पक्ष का। जो हमने अभी चर्चा की उसमें जो उदाहरण दिया, जो बी है, जो खेत पर काम करने को सहमत हो जाता है और 1 घंटा वह काम कर देता है, तो उसका काम या उसका कार्य एक ही समय वचन का प्रतिग्रहण भी है, यानी उसने ए के वचन को स्वीकार कर लिया है जैसे ही उसने काम प्रारंभ किया। और प्रतिफल भी है। ए के लिए प्रतिफल क्या होगा और बी के लिए प्रतिफल क्या होगा? बी के लिए प्रतिफल होगा 500 रुपये, जिसको देने का वचन ए बी से कर रहा है। और बी के लिए प्रतिफल क्या होगा? ए के लिए प्रतिफल होगा वह काम जो बी द्वारा ए के खेत पर 500 रुपये के एवज में 1 घंटे में किया गया है। तो इस तरह से बी का कार्य एक ही समय
वचन का प्रतिग्रहण भी है, यानी जो ए ने उसे वचन दिया उसको उसकी स्वीकारोक्ति भी है, एक्सेप्टेंस भी है, और प्रतिफल भी है। प्रतिफल यानी कंसिडरेशन भी है। तो बी का जो काम है वह प्रतिफल और स्वीकारोक्ति, प्रतिग्रहण दोनों ही है। तो मैं आशा करता हूं कि ये स्पष्ट हुआ होगा ये बिंदु। और अगली बिंदु जो है हमारा अगला बिंदु है वह है वचन ग्रहीता कोई अन्य व्यक्ति हो, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। इस पर चर्चा हम हमारे अगले व्याख्यान में करेंगे। और इस व्याख्यान को विराम देने से पहले हम एक बार संक्षिप्त में पुनः स्मरण कर लेते हैं कि हमने आज चर्चा क्या की है। विधिमान्य प्रतिफल के आवश्यक तत्व देख रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन की चर्चा कर रहे हैं। पहला बिंदु है वचनदाता की इच्छा पर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, कार्य या प्रवृत्ति ऐसी हो जो वचनदाता की इच्छा पर की गई हो, किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर नहीं हो। हमने केस डिस्कस किया अब्दुल अजीज बना मासूम अली 1914। इसमें ये कहा गया कि प्रतिवादी ने वचन दिया वादी को कि मैं आपको मस्जिद की मरम्मत पर 500 रुपए दान दूंगा। अब वादी ने बिना काम शुरू कराए वह 500 रुपए प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। प्रतिवादी ने इनकार कर दिया। मामला गया न्यायालय में और न्यायालय ने वादी के विरुद्ध और प्रतिवादी के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जब तक वादी काम शुरू नहीं करवाएगा तब तक वह 500 रुपए पाने का हकदार नहीं है। आगे हमने देखा उक्त प्रकार का वचन कैसा है, यूनिलैटरल, एक तरफा वचन है। इसमें केवल वचनदाता ही वचन दे रहा है और वचन ग्रहीता कुछ नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, दूसरा व्यक्ति या वचन ग्रहीता कार्य करने हेतु आबद्ध नहीं है। उसकी इच्छा है, वह चाहे तो करे और चाहे तो इनकार कर दे, क्योंकि वह अपनी ओर से कोई वचन नहीं देता। और वचनदाता के कहे अनुसार कोई कार्य कर दे तो वचनदाता आबद्ध समझा जाएगा। और इसके बाद हमने चर्चा की थी उसका कार्य एक ही समय वचन का प्रतिग्रहण भी है और प्रतिफल भी। एट द सेम टाइम द डीड ऑफ बी इज कंसिडरेशन एंड एक्सेप्टेंस बोथ। तो जो बी है उसके द्वारा किया गया कार्य कंसिडरेशन भी है और एक्सेप्टेंस भी है। तो हमारी इस चर्चा को हम आज यहीं पर विराम देते हैं और आगे आने वाले ई व्याख्यान में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम आवश्यक तत्वों की बात कर रहे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे।